पाकिस्तान बड़ी तेजी से कौमी गवर्नमेंट की तरफ, फाइनेंशियल एमरजेंसी की तरफ और उसके आखिर में मार्शल लॉ की तरफ बढ़ रहा है। अब मैं बड़ी बोल्ड किस्म की स्टेटमेंट दे रहा हूं कि पाकिस्तान का ये जो मौजूदा सिस्टम है ये अब क्लैप्स करने वाला है और अब इसके इख्तिताम पे या तो हम किसी कौमी गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे, एक नेशनल गवर्नमेंट बनेगी जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग इमरान खान साहब की पार्टी पीटीआई शामिल होगी और फिर ये जो कौमी गवर्नमेंट होगी ये 1 साल 2 साल तक चलेगी। और अगर ये फार्मूला नहीं चलता, अगर इमरान खान साहब इसे एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर एक फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाई जाएगी पाकिस्तान में और फिर उसके तहत भी एक गवर्नमेंट बनेगी या फिर इसी गवर्नमेंट को एक्सटेंड किया जाएगा और ये गवर्नमेंट अगले 2 साल मुसलसल हुक्मरान रहेगी। और इसके बाद जब तक पाकिस्तान में फाइनेंशियल मामलात कंट्रोल नहीं होते उस वक्त तक ये गवर्नमेंट चलेगी, उसके बाद जाके कहीं इलेक्शन होंगे। और अगर इस फार्मूले के ऊपर भी लोग एग्री या पार्टीज एग्री नहीं करती तो फिर मार्शल लॉ के अलावा पाकिस्तान के अंदर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अब सवाल ये है कि ये जो बोल्ड स्टेटमेंट है इसकी वजह क्या है, मैं क्यों ये बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूं। तो सबसे पहले आप पंजाब की सूरत-ए-हाल देख लीजिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बनाया हुआ चीफ मिनिस्टर उसको चलने नहीं देंगे और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब चौधरी परवेज साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो भी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर नामजद किया वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब सवाल ये है कि वहां पे जो सूरत हाल है वो इंतहाई खतरनाक है, इंतहाई खौफनाक है, बल्कि मैं ये कहता हूं इंतहाई बदतर किस्म की सूरत हाल है कि सबसे पहले पीटीआई ने 3 नाम पेश किए, वो तीनों नाम चीफ मिनिस्ट्री के जो अहलियत है उस पर पूरे नहीं उतरते। मसलन नासिर खोसा साहब सबसे अहल आदमी थे और वो अगर इस ऑफर को कबूल कर लेते तो शायद पंजाब के अंदर इस किस्म का बहरान पैदा ना होता, लेकिन नासिर खोसा साहब इसके लिए तैयार नहीं है। उसके बाद सुखेरा साहब, अहमद नवाज सुखेरा साहब का नाम है। अहमद नवाज सुखेरा साहब इस वक्त कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, वो फेडरल सेक्रेटरी हैं, 22वें ग्रेड के ऑफिसर हैं। 31 जनवरी तक वो हाजिर सर्विस हैं, उसके बाद जाके रिटायर होंगे और रिटायरमेंट के बाद भी वो 2 साल किसी किस्म की सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। तो अब या तो फिर आपको उन्हें रायत देनी पड़ेगी और उसके लिए ज़ाहिर है आपको एक कानूनी रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, लेकिन सरदस्त अहमद सुखेरा साहब इस वक्त भी इस पोजीशन के लिए अहल नहीं है। उसके बाद नसीर खान साहब का नाम दिया गया। नसीर खान साहब जो हैं वो पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, वो फॉरेन नेशनल है, लिहाजा एक फॉरेन नेशनल जो है वो यहाँ पे केयर टेकर चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। तो तीनों नाम जो पीटीआई की तरफ से आए थे वो पहले ओवर में ही आउट हो गए। इसके बाद जो पीडीएम की तरफ से नाम पेश किए गए 2, उसमें आहा चीमा साहब पे कोई कंसेंसस नहीं हो सकेगा क्योंकि ज़ाहिर है वो भी सरकारी मुलाजिम रहे और पिछले साल ही वो रिटायर हुए हैं, उसके ऊपर भी ये 2 साल की हद लगती है। दूसरा, वो ऐसे महसूस होता है जैसे मियाँ शहबाज शरीफ साहब इंतकाम लेना चाहते हैं कि मेरा एक स्टार ब्यूरोक्रेट था जिसको सज़ा दी गई थी और उनके साथ वाकई ज़्यादती हुई थी चीमा साहब के साथ, उनके साथ ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब उनका नाम इस वक्त पेश किया गया तो उससे तासुर ये दिया जा रहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को या स्टेट को ये कार्ड दिखाया जा रहा है, रेड कार्ड दिखाया जा रहा है कि आपने इसको हटाया था, आज हम उसको चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं। और इसके बाद मोहसिन नकवी साहब का नाम है। मोहसिन नकवी साहब के ऊपर भी खासा बहरान बरपा है क्योंकि वो चौधरी साहबान के दामाद भी हैं, चौधरी शुजात साहब के साथ उनका गहरा ताल्लुक है, फिर आसफ अली जरदारी साहब के ज़ाती दोस्त हैं, फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ भी उनकी बड़ी अच्छी लैक है। ये जो पीडीएम की जो पहली टॉक हुई थी पीडीएम और उसके बाद चौधरी साहबान के साथ, तो ये मोहसिन नकवी साहब के घर पे स्टार्ट हुई थी और वो वहाँ पे ज़ाहिर सारे ही आते थे, सब लोगों ने मिल के वहाँ पर फैसला किया था इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को गिराने का। तो इमरान खान साहब भी उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, चौधरी परवेज साहब भी उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। दूसरा, उनके बारे में तासुर यह है कि वो इमैच्योर आदमी है, वो बिल्कुल बच्चे से लगते हैं और उनकी हरकतें, उनकी बातें भी बहुत सारे लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं है, लिहाजा उन पे भी कंसेंसस नहीं हो सकेगा। लेकिन जब ये नाम फ्लोट किए गए तो ये जानबूझ के इस तरह रखे गए कि अल्टीमेटली आखिर में जब इलेक्शन कमीशन के पास जाए तो उनके पास सिर्फ एक ही नाम और वो हो मोहसिन नकवी। अब इलेक्शन कमीशन जब मोहसिन नकवी साहब को डिक्लेयर करेगा तो उससे एक नया बहरान वहाँ पे पंजाब में पैदा हो जाएगा और चौधरी परवेज साहब पहले से ऐलान कर चुके हैं कि हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं। वफाक के अंदर आ जाइए, यहाँ पे 35 MNAs पीटीआई के उनके इस्तीफ़े कबूल हो चुके हैं। आज इजलास था कौमी असम्बली का, लेकिन महसूस ये हुआ गवर्नमेंट को कि इमरान खान साहब के लोग किसी वक्त भी कौमी असम्बली में आ सकते हैं क्योंकि आज इमरान खान साहब की यानी पीटीआई की पार्टी की पार्लिमानी कमेटी का इजलास था। तो उससे यूँ महसूस हुआ कि पार्लिमानी कमेटी जब इजलास करेगी तो उसके बाद ये 70 MNAs उनके उठ के कौमी असम्बली आ जाएंगे। तो इस खौफ से स्पीकर साहब ने इजलास 27 जनवरी तक मौखर कर दिया, लिहाजा इस तारीख को भी आगे ले गए ताकि 7 दिन मजीद मिल जाएँ और इन 7 दिनों के अंदर स्पीकर साहब
PTI के मजीद MNAs के इस्तीफे कबूल करना चाहते हैं। कोई 11, 12, 15 MNAs और उड़ जाएंगे ताकि एक नया बहरान पैदा हो जाए। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूरत हाल वो भी आपके सामने, वहाँ पे भी एक बहरान है। कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी एक दूसरे के सामने डंडे लेके खड़े हैं। वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के फैसलों को नहीं माना जा रहा, वहाँ पे पुतले जलाए जा रहे हैं, वहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं, वहाँ पे भी एक रिवोल्ट की पोजीशन है। और पाकिस्तान के माशी सूरत हाल ये है कि इस वक्त 5700 कंटेनर्स इस वक्त कराची पोर्ट पे खड़े हैं और FBR और स्टेट बैंक इन्हें इंपोर्टर्स के हवाले नहीं कर रहे। तो 5700 कंटेनर्स का एक किसी पोर्ट के ऊपर खड़ा होना, और उसके अंदर ऐसी ऐसी अशिया भी हैं जो वक्त के साथ साथ ख़राब होती चली जा रही हैं। मसलन सब्जियां हैं, दालें हैं और इस किस्म की खुराक के एलिमेंट हैं जो ज़ाहिर है वहाँ पे पोर्ट पे खड़े खड़े ख़राब हो रहे हैं। और जब गवर्नमेंट उनको इजाज़त देगी तो इंपोर्टर जब उनको खोलेंगे तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा सिवाय बदबू के। तो वो एक बहरान पैदा हो गया खौफनाक। और कल जब हमने अपनी पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि जब गवर्नर स्टेट बैंक कल चैम्बर गए तो वहाँ पे जो ताजरों ने, सनतकारों ने जिस तरह उनका गहराव किया, जिस तरह ताजरों और सनतकारों ने उनके सामने आहुसारी की, वो भी एक ऐसा खौफनाक घंटा बजा रही है सूरत हाल जिससे पाकिस्तान का हर शहरी इससे परेशान है। तो ये सूरत हाल है। वहाँ पे 10-10 हज़ार की, 5-5 हज़ार डॉलर की LCs नहीं खुल रही, सब बंद पड़ी हैं और एक बहरान माशी तौर पर पाकिस्तान के अंदर दस्तक दे रहा है। सऊदी अरेबिया के वज़ीर ख़जाना की स्टेटमेंट कल आपने सुन ली होगी, देख ली होगी। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते उन्होंने कहा था कि ये जो हमारे पैसे होते हैं ये हमारे सऊदी शहरियों के टैक्सेस का पैसा होता है, हम इसे किसी और मुल्क के हवाले इस तरह नहीं कर सकते कि जिसने मांगा उनको पैसे दे दिए। नहीं, हमें अगर हमने पैसे देने हैं तो शराइत के साथ देने हैं। तो उनका मकसद यही था कि पाकिस्तान को बताया जाए कि भाई साहब ये जो हम पहले उठाते थे चेक और आपके हवाले कर देते थे, जेब में हाथ डालते थे, पैसे निकालते थे, आपके हवाले कर देंगे, अब ये रोमांस नहीं चलेगा, अब आपको हमारे साथ डील करनी पड़ेगी बाकायदा। तो वो उस तरफ से भी एक झंडी लहरा दी गई है। फिर इस तरह UAE की तरफ से भी उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं कि जो हमारे $2 बिलियन के डिपॉजिट्स हैं उनको उन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। उनसे कहा कि अभी फौरी तौर पे पेमेंट ना करें, मौखर कर दिया, 1 साल के बाद आप उसकी पेमेंट वापस कर दें। लेकिन वो भी वहाँ पे भी कोई नए पैसे आते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे। चाइना ज़ाहिर है उसका अपना एक बहरान है, वो भी इस वक्त हम उसकी तरफ देख रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वज़ीर ख़जाना ने और स्टेट मिनिस्टर ऑफ ख़जाना ने, दोनों ने प्राइम मिनिस्टर से कहा है कि चीन से फौरी तौर पर मदद मांगे, लेकिन मुझे चीन से भी कुछ मदद आते हुए नज़र नहीं आ रही। IMF के साथ पाकिस्तान और IMF एक दूसरे के आमने सामने खड़े, कांटे का मुकाबला है। IMF कह रहा है कि जब तक आप हमारी शराइत नहीं मानेंगे हम आपको किसी किस्म का कर्जा नहीं देंगे। अब शराइत बड़ी खौफनाक है। जो ही हम शर्तें मानते हैं तो हमारी जो बिजली है फौरी तौर पे 8.5 रुपये पर यूनिट उसमें इजाफा हो जाएगा। गैस की कीमत जो होगी उसमें ऑलमोस्ट 3 गुना वो बढ़ जाएगी। फिर पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त डॉलर है उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, 170-270 तक चला जाएगा। आप खुद अंदाज़ा लगाइए। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हमें बहुत सी रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, वहाँ पे बहुत मसाइल होंगे। फिर इसके अलावा हमें प्रॉपर्टी टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। फिर और ये जो बिजली और गैस का सर्कुलर डेट है ये हमें ख़त्म करना पड़ेगा। इसके अलावा और बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगे और इसके लिए गवर्नमेंट को एक मिनी बजट लाना पड़ेगा, 200 अरब रुपए का मिनी बजट। और 200 अरब ज़ाहिर है आपकी और मेरी जेब से निकलेगा और पहले ही अवाम इस काबिल नहीं रहे कि ये मजीद को पैसा दे सके। तो अब अवाम जो 30 रुपये 35 रुपये की रोटी, एक रोटी ख़रीद रहे हैं, जिनको आटा नहीं मिल रहा, जिनको मुर्गी नहीं मिल रही, जिनको दालें नहीं मिल रही, जिनको मसाले नहीं मिल रहे, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं रहे, जिनके पास जूते नहीं रहे, जो अपने बच्चों की फीसें अदा नहीं कर सकते, जो बेरोज़गारी की चक्की में पिसे हुए हैं, वो 200 अरब रुपया मजीद गवर्नमेंट को कहाँ से देंगे। और फिर ये 200 अरब लेने के बाद भी गवर्नमेंट अगर स्टेबल हो जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इसके बाद भी गवर्नमेंट के अंदर कोई स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा साथ साथ आप इमरान खान साहब की तरफ देखें, इमरान खान साहब मुसलसल दबाव बढ़ाते चले जा रहे हैं। वही चाहते हैं कि ये सिस्टम कोलैप्स कर जाए, बिल्कुल लेट जाए और उसके बाद अवाम इस गवर्नमेंट को इसके लत्ते लेने शुरू कर दें या इनके पुतले जलाना शुरू कर दें, इनके घरों का गहराव कर लें। अब सवाल यह है कि अगर गहराव करने से भी पाकिस्तान बेहतर हो सकता है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तो ज़ाहिर उससे बेहतर नहीं हो सकेगा। तो लिहाजा पाकिस्तान का अगर सिस्टम देखा जाए तो इससे कम्प्लीटली कोलैप्स के करीब पहुँचा हुआ है। इमरान खान साहब ने जो कुछ करना था वो अपने सारे कार्ड्स खेल चुके हैं और अब वो खुद एक डिज़ास्टर का शिकार है। गवर्नमेंट, इसमें 13 सियासी जमातें हैं और ये 13 सियासी जमातें अब दाएँ देख रही हैं, बाएँ देख रही हैं। और इसके साथ साथ एक ज़िमनी इलेक्शन का तमाशा भी बड़ा ज़बरदस्त है कि इमरान खान साहब ने पहले 7 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ा, उनमें से एक नशिस्त इलेक्शन कमीशन ने कहा आप रख के 6 सीटें खाली कर दें। अब उन 6 सीटों पे पहले एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ, अब फिर एक ज़िमनी इलेक्शन होगा उसके ऊपर, और इसके साथ साथ उनकी 33 नई सीटें भी खाली हो गई हैं और उस पर भी इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे। और एक ऐसा इलेक्शन लड़ेंगे कि जिसमें उनको पता है कि मैंने कौमी असम्बली में वापस नहीं जाना
और वोटर्स को भी पता है कि जिसको वोट दे रहे हैं हम उसने कौमी असम्बली में हमारी नुमाइंदगी नहीं करनी। और उसके बाद भी अगर इमरान खान साहब नुमाइंदगी करेंगे भी तो उनमें से एक सीट वो अपने पास रख सकेंगे और उसके बाद फिर 7 ये सीटें और 32 सीटें उधर से, तो मेरा ख्याल 39 सीटें फिर खाली हो जाएंगी। तो फिर ये ज़िमनी इलेक्शन जो है ज़ाहिर हुकूमत पाकिस्तान को 70 करोड़ रुपए का पड़ेगा, तो उसमें भी हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान है और इमरान खान साहब को इसमें गेन भी कोई नहीं है। फिर अगर पंजाब के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं, तो वो एक बहरान है। तो इस सारे बहरानों को अगर देखें तो पाकिस्तान वाकई इस वक्त एक ऐसी नहज पे पहुंच चुका है कि जिससे आगे खाई और इसे वापस लाने के लिए ज़ाहिर को बहुत बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन यही है कि पाकिस्तान के अंदर या तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाए या फिर एक ऐसी नेशनल गवर्नमेंट बनाई जाए जिसमें सारे पार्टनर्स शामिल हो, जिसमें इमरान खान साहब भी शामिल हो, बाकी सब भी शामिल हो। तो एक पीडीएम जो उसको बढ़ा दिया जाए, पीडीएम को एक नेशनल पार्टी की शक्ल दे दी जाए और सब लोग मिल के पाकिस्तान को इस बहरान से निकालें और इसके बाद फिर कोई मुत्तफिका लाहेअमल तय करके फिर नए इलेक्शन करवाए जाएँ। और अगर ये भी नहीं मानते तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर एक एमरजेंसी लगानी पड़ेगी जो फाइनेंशियल नहीं होगी, कंप्लीट एमरजेंसी, या फिर आपको मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा और मार्शल लॉ लगा के फिर सबको सीधा करके मामलात को दुरुस्त करके फिर इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या मार्शल लॉ को IMF कबूल कर लेगा, क्या दुनिया के दूसरे मुल्क कबूल कर लेंगे, इस पर इंटरनेशनल फोरम UN इसको कबूल कर लेगा? अगर ये सारे नहीं करेंगे तो ज़ाहिर पाकिस्तान में बहरान बढ़ जाएगा। और अगर ये सब लोग कबूल कर लेते हैं और ये पाकिस्तान को अंदिया दे देते हैं कि आप इस किस्म की स्टेबल गवर्नमेंट बना लें और IMF आपको कर्जा दे देगा और पाकिस्तान की मैशत बेहतर हो जाएगी, तो फिर हो सकता है हमें उस तरफ जाना पड़े। लेकिन बहरहाल हमारे पास दिन बहुत कम है। अगर जनवरी के अंदर कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता अगले 10 दिनों में, तो पाकिस्तान फिर वाकई इस काबिल नहीं रहेगा कि इसको गवर्न किया जा सके, इसको चलाया जा सके। और गवर्नमेंट जो है ना इस वक्त वो एक फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। उसके गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि ये जो एमरजेंसी की सूरत हाल है पाकिस्तान में, इकनॉमिक एमरजेंसी की सूरत हाल, इससे हमें ये फ़ायदा हो सकता है कि शायद हमें 1 साल मज़ीद मिल जाए और इस असम्बली को 1 साल की एक्सटेंशन दे के 2024 में इलेक्शन करवाए जाएँ। लेकिन मेरा ख्याल है अगर गवर्नमेंट ये सोच रही है तो ये गलत सोच रही है। ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान में अब नहीं आ सकेगी। इस गवर्नमेंट को मज़ीद मौका नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये परफॉर्म नहीं कर सकी। लिहाजा आने वाले दिनों में 10 दिन पाकिस्तान के बहुत अहम हैं। इन 10 दिनों में कोई ना कोई बड़ा फैसला ज़रूर हो जाएगा।